म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं और इनको लेकर सबसे बड़ा कंफ्यूजन माइंड के अंदर ये आता है कि इन्हें कैटेगराइज किस बेस पर किया गया है और इनका सिर्फ नाम देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। अब अगर टाइप्स की बात करें तो इनके बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, पर आज हम जिन टाइप्स की बात कर रहे हैं ये म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरीज हैं जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक वर्मा और आज हम ऐसे 8 तरह के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं। और इन 8 तरह के फंड्स में भी सबसे पहला नाम आता है इक्विटी फंड्स का। अब इक्विटी फंड मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है इक्विटी फंड्स, यानी कि ऐसे फंड जिनकी मेजर इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में है, यानी कि रिस्क भी ज़्यादा और रिटर्न्स भी ज़्यादा। अगर हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो 5 तरह के फंड्स हमारे पास आते हैं। अगर आप थोड़ा भी इक्विटी मार्केट को या म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो ये 5 नाम आपने ज़रूर सुने होंगे: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। अब लार्ज कैप को देखें तो ये वो कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे कि आपका ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक। अब 2017 से पहले एक्चुअली में ये क्लैरिफाइड नहीं था कि किस कंपनी को हम लार्ज कैप कैटेगरी में रखेंगे, किसको मिड कैप में, किसको स्मॉल कैप में। लेकिन अक्टूबर 17 में सेबी ने एक गाइडलाइन इशू करी जिसमें कहा गया कि किसी भी कंपनी की कैटेगरी उसके मार्केट वैल्यू के बेस पर ही डिसाइड होगी, यानी कि जो टॉप 100 कंपनीज हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी में आएंगी, 101 से लेकर 250 रैंक की कंपनीज मिड कैप कैटेगरी में आएंगी और 250 अबव स्मॉल कैप कैटेगरीज में आएंगी। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है कि जितने भी लार्ज कैप कैटेगरी के फंड हैं वो टॉप की 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और मिड कैप कैटेगरी के फंड 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी बची कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी स्मॉल कैप कैटेगरी की होती है। अब अगर देखा जाए तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सही बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिस्की होगी, लेकिन यहाँ आपके रिटर्न्स भी हैम्पर करेंगे। अगर हम पिछले 5 साल के को टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स का एनुअलाइज रिटर्न लें तो तकरीबन 17% है, वहीं मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न 24% तक चले जाते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में ये रेट 30% का है। तो रिटर्न में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो टॉप की 100 कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रखती हैं। तो इन पर मार्केट में रिसर्च भी सबसे ज़्यादा हुई है, ये मार्केट मैच्योरिटी को भी अचीव कर चुकी हैं और ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। तो इनके प्राइजेज में सिग्निफिकेंट गेन और सिग्निफिकेंट लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि ये आपको मिनिमम रिस्क के साथ एक स्टडी रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। वहीं हम मिड कैप कैटेगरी को अगर देखें तो ये मीडियम रिस्क के साथ आपको लार्ज कैप के कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। वहीं स्मॉल कैप कैटेगरी को देखें तो इसे सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये छोटी कंपनीज हैं, इनकी मार्केट वैल्यू कम है, इनमें रिसर्च भी बहुत कम हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी आपको यहीं पर मिलती है। और जितने लंबे टाइम तक आप इस कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं आपका रिस्क उतना ही कम होता जाता है। और अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से ये फंड मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फिर आता है मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप फंड्स में फंड मैनेजर एक प्री डिफाइंड रेशो के अंदर तीनों कैटेगरीज यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब लार्ज कैप की वजह से आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलती है, आपका रिस्क मिनिमाइज होता है, और मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके रिटर्न्स इंक्रीज होते हैं। अब फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ आपके फंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिलती है कि वो अपने एनालिसिस और अपनी जजमेंट के बेस पर ये डिसाइड कर सकता है कि उसे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, या फिर एक प्रोपोर्शन में तीनों में करना है। अगर हम टेक्निकलिटीज़ में ना जाएं तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मल्टी कैप के अंदर फंड मैनेजर एक प्री डिफाइंड रेशो में तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट करता है, जबकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्रीडम मिलती है कि अपने एनालिसिस और जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो उस रेशो को चेंज कर सकता है। डेट फंड म्यूचुअल फंड मार्केट में सबसे सेफेस्ट कैटेगरी में आते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टडी रिटर्न तो चाहते हैं लेकिन उन्हें मार्केट का रिस्क नहीं लेना है,
इस तरह के फंड्स में फंड मैनेजर ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है जहां से उसे एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, जहां पर आपका रिटर्न बेसिकली इंटरेस्ट और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और इस तरह के फंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न के चांसेस ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। और अगर कुछ टॉप परफॉर्मिंग डेट फंड्स का पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो तकरीबन 6% का है। मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट इनोवेशन होती है तो उसका मेजर फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि कैसे आपके रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जाए। और इसी को ध्यान में रखकर लॉन्च किए गए थे हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में आपके फंड मैनेजर को एक फ्रीडम मिलती है कि वो मोर देन वन एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्विटी और डेट फंड्स का एक कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके साथ ही आपको गोल्ड की या रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट भी मिल सकती है। जब मार्केट आउट परफॉर्म करता है तो इक्विटी पोर्शन की वजह से आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं और अंडर परफॉर्मिंग मार्केट के अंदर डेट पोर्शन की वजह से आपके रिटर्न स्टेबलाइज हो जाते हैं। और अगर कुछ टॉप परफॉर्मिंग हाइब्रिड फंड्स का पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो तकरीबन 12% है। स्टॉक मार्केट के अंदर हजारों कंपनी रजिस्टर्ड हैं और ये अपना डिफरेंट सेक्टर में बिजनेस कर रही हैं, जैसे कि आपका आईटी है, ऑटोमोबाइल है, एग्रीकल्चर है, टेलीकॉम सेक्टर है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बूम आता है जिसकी वजह से उस सेक्टर की सभी कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं और बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद स्पेस सेक्टर की जितनी भी कंपनीज थी उन्होंने बहुत ही बेटर परफॉर्म किया था और बहुत ही अच्छे रिटर्न प्रोवाइड किए थे। और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए सेक्टोरल फंड को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट का 80% एक स्पेसिफिक सेक्टर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट होता है। और अगर कोई टॉप परफॉर्मिंग सेक्टोरल फंड्स का पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो ये 21% है। अब आपको चाहे स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपने सेंसेक्स या निफ्टी का नाम जरूर सुना होगा। एक्चुअली हमारे देश में 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएसई में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनीज को लेकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। वहीं एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को भी लेकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसे निफ्टी 50 कहते हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे फंड्स हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी 50 मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर सिर्फ इंडेक्स की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है जो लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और रिस्क थोड़ा कम लेना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2014 के अंदर निफ्टी 50 की वैल्यू 6500 थी और 2024 के अंदर ये 22,000 तक पहुंच गई है, यानी कि 238% का रिटर्न। अब इंडेक्स फंड को बिगिनर्स फंड भी कहते हैं क्योंकि नए इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड से ही स्टार्ट करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिस्क कम होता है और रिटर्न स्टेडी रहते हैं। और कुछ टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड का पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न अगर हम देखें तो ये 14% है। टैक्स सेविंग फंड्स को हम ईएलएसएस भी कहते हैं, यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 मेजर बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, यानी कि आपका टैक्स बचता है। और दूसरा, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से आपको बेटर रिटर्न्स भी मिलते हैं। लेकिन अदर फंड्स और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के फंड्स में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि लॉक इन पीरियड्स। अदर फंड्स को आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग स्कीम के फंड्स में 3 साल का लॉक इन पीरियड आता है। यानी कि अगर एक बार आपने अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो 3 साल से पहले आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ टॉप परफॉर्मिंग ईएलएसएस फंड्स का पिछले 5 साल का रिटर्न हम देखें तो 21% तक जाता है। अभी तक आपने जितने भी फंड्स में इन्वेस्ट किया था उनकी सारी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट मार्केट के अंदर होती थी, फिर चाहे वो शेयर्स में हो या किसी कंपनी के डेट सिक्योरिटीज़ में। लेकिन फंड ऑफ फंड कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं होती। यहाँ पर आपका फंड मैनेजर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करता है। अब आपके मन में ये डाउट ज़रूर आएगा कि जब आपके फंड मैनेजर के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, मार्केट की नॉलेज है, तो वो डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वो किसी और म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। अब इसका सबसे पहला रीज़न है मल्टी मैनेजर इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट। जब आपने किसी फंड ऑफ फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है
तो आपके पास एक म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, और जब आपके मैनेजर ने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर भी एक फंड मैनेजर है। यानी कि आपको मल्टीपल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का बेनिफिट मिलता है, जिससे कि आपका रिस्क मिटिगेट होता है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर किसी सिक्योरिटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है तो एफओएफ कैटेगरी एक बेटर सॉल्यूशन निकल कर आता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडिया में हैं और इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी ओवरसीज़ कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आप इंटरनेशनल एफओएफ कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट में होगी और आपको इंटरनेशनल मार्केट के रिटर्न का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर हम कुछ टॉप परफॉर्मिंग एफओएफ कैटेगरी के फंड्स का पिछले 5 साल का एनुअलाइज रिटर्न देखें तो ये तकरीबन 16% है। तो ये म्यूचुअल फंड की कुछ ऐसी कैटेगरीज थी जो मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इनके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं जिन पर आने वाले टाइम में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Till then, do subscribe the channel, like, share and hit the bell icon.